तो कहानी की शुरुआत में हम एक चोर को एक रस्सी के जरिए बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये बिल्डिंग ज्वेलर्स की है, जहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा तरीन ताज बनाकर रखा गया है। डायबोलिक यानी उस चोर को वो ताज ही चुराना था। वो विंडो से बिल्डिंग के अंदर देखता है, वहाँ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड थी, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे थे और ऐसे उसका काम आसान हो गया था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बिना वक्त जाया किए डायबोलिक तिजोरी का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे बाकी सभी गार्ड्स भी अलर्ट हो गए थे। ये लोग जल्दी से तिजोरी के पास जाकर तिजोरी का दरवाजा खोल के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी का दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा था क्योंकि डायबोलिक ने अंदर की तरफ से उसे सील कर दिया है। ये लोग बम से इसे उड़ाने का फैसला करते हैं और जब तक ये तिजोरी खोलने में कामयाब हुए तब तक डायबोलिक अपना काम कर चुका था। वे अपने पैराग्लाइडर पर उड़ते हुए यहाँ से भाग चुका था। वे अपने पैराग्लाइडर को थोड़ी ही देर में एक एक कार के ऊपर लैंड करवाता है, जो कार उसकी पार्टनर ड्राइव कर रही थी, और ये दोनों उस कीमती ताज को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। सीन कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि डायबोलिक ने जिस ज्वेलर कंपनी का ताज चुराया था, उसी कंपनी ने अपनी ज्वेलरी की लॉन्च पार्टी रखी थी, जहां 5 सुपर मॉडल्स उनकी कंपनी के सबसे महंगी ज्वेलरी पहनकर डांस परफॉर्मेंस करती हैं। ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी कि सभी इसे लेने के लिए बेताब हो गए। इस पार्टी में सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई थी क्योंकि पहले भी डायबोलिक एक कीमती ताज चुरा चुका था। उन्हें डर था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा न हो जाए। ये सुपर मॉडल्स जैसे ही अपनी डांस परफॉर्मेंस खत्म करती है, एकदम से यहाँ पे लाइट चली जाती है। लाइट के बंद होते ही सिक्योरिटी इंश्योरेंस के चलते एक पुलिस ऑफिसर इन सभी सुपर मॉडल्स को एक सेफ रूम में ले जाता है। इस रूम में जाते ही सिक्योरिटी गार्ड रूम का शटर बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है असल में ये कोई रूम नहीं था, बल्कि ये तो एक कनेक्टर था जो इन मॉडल्स को उठाकर यहाँ से ले गया। और जिस ऑफिसर ने यह काम किया था वो भी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो डायबोलिक ही था, जिसने अपने फेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर का मास्क चढ़ा लिया था। ऐसे एक और बार वह बहुत सारे ज्वेलरी चुराने में कामयाब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डायबोलिक उन सभी लड़कियों से उसकी पहनी हुई ज्वेलरी उतरवा लेता है और उन्हें सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लड़कियाँ इन मॉडल को एक होटल में ले जाती है। वहाँ जाते ही उनमें से एक लड़की, जिनको नाम के ऑफिसर को कॉल करती है, वे उन्हें रिपोर्ट देती है कि उनका काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। यानी कि कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। जितना भी काम हुआ है ये पुलिस वालों ने ही प्लान बनाया हुआ था डायबोलिक को पकड़ने के लिए। ये सभी लड़कियां असल में एजेंट्स थी और जो ज्वेलरी वो डायबोलिक को इतनी आसानी से दे आई थी, उस ज्वेलरी पर ट्रैकर लगा हुआ था और अब उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए जिनको यानी पुलिस ऑफिसर जो काफी अरसे से डायबोलिक के पीछे है, वे बड़ी आसानी से डायबोलिक के अड्डे का पता चला कर उसे पकड़ना चाहता है। इस सारे प्लान से अनजान डायबोलिक एक पहाड़ी के पास पहुंचता है। एक बटन दबाने पे वे पहाड़ी एक दरवाजे की तरह खुलता है, जिसके अंदर वो और ईवा अपना ट्रक लेकर जाते हैं। अंदर जाते ही इन्होंने अपना चोरी किया हुआ माल बाहर निकाला और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में लग गए। जितना जेवर इस टाइम उनके पास था, इसके जरिए ये लोग अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते थे। लेकिन ईवा डायबोलिक से कहती है अब क्यों ना हम एक लंबी ब्रेक पे चले, लेकिन डायबोलिक इसके लिए मना कर देता है और ईवा से अपनी अगली चोरी का प्लान डिस्कस करने लग जाता है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस भी जीपीएस को ट्रैक करते हुए डायबोलिक खुफिया अड्डे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी देखकर ये लोग बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको यानी वो पुलिस ऑफिसर अब इस पहाड़ी को बम से उड़ाने का फैसला करते हैं। और जैसे ही ये लोग यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं तो इनके अंदर एक रूट दिखाई देता है, जिसके दूसरी तरफ डायबोलिक था। सीसीटीवी कैमरा से डायबोलिक और ईवा भी पुलिस को अंदर आते देख चुके थे, इसलिए वे अपनी चोरी किया हुआ सारा सामान यहीं छोड़कर खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो उन्हें वे दोनों यहाँ नहीं मिलते, लेकिन जिनको को यहाँ वो खुफिया रास्ता दिखाई दे गया था, जिसको ईवा और डायबोलिक यहाँ से निकलने में हेल्प लिए थे, वे भी उसी रास्ते से उसका पीछा करता है और उन्हें देख भी लेता है। इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुँचते ये लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन तभी ईवा का पाँव एक चट्टान में फंस जाता है। डायबोलिक उसका पाँव निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने टाइम में पुलिस उसके करीब आ जाती है और तब डायबोलिक अपने ही पार्टनर ईवा को धोखा देते हुए उसे यहाँ पुलिस के लिए छोड़कर खुद अकेले ही भाग जाता है, जो चीज ईवा को दुखी कर देती है। ये सब पुलिस ने भी देख लिया था कि कैसे डायबोलिक ने ईवा को धोखा दिया। इससे पहले कि पुलिस ईवा को पकड़ती, ईवा भी यहाँ के करीबी नदी के अंदर छलांग लगाकर अपनी जान पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद डायबोलिक और ईवा दोनों ही पुलिस के चंगुल से बच निकलते हैं, जिसके वजह से जिन को बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद डायबोलिक के इतने करीब आया था और फिर भी उसके हाथ से वो निकल गया। खैर, अब इनके हाथ डायबोलिक की चुराई बेशकीमती चीजें लग जाती है। अरबों की ज्वेलरी, करोड़ों की पेंटिंग्स, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या, इन सब चीजों को पुलिस अब अपने कब्जे में ले चुकी थी।
यहीं पर जिंको को एक शहर में बनी हुई बिल्डिंग का नक्शा मिला। वो समझ गया कि जरूर ये डायबॉलिक का एक दूसरा खुफिया अड्डा होगा। इसके बाद जिंको उस बिल्डिंग में जाता है और वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देता है। पहले तो उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर गलती से एक ऑफिसर का एक लीवर के ऊपर हाथ पड़ता है। लीवर के दबाते ही वहाँ बेसमेंट की तरफ जाने वाला खुफिया रास्ता खुल गया। जिंको और उसकी टीम उस जगह को गौर से चेक करते हैं। ये जगह एक लैब जैसी थी और यहाँ पर डायबॉलिक अपने लिए नकली मास्क बनाने का काम करता था, जिन्हें वे चोरी के दौरान इस्तेमाल करता होगा। इससे पहले कि पुलिस वाले यहाँ पे कुछ करते, जिनको सभी को यहाँ कोई भी चीज टच करने से मना कर देता है, क्योंकि वो मानता है जरूर डायबॉलिक यहाँ अगली चोरी से पहले आएगा। सीन कट होकर हम जिंको की फियांसे को देखते हैं। वो इस शहर में ही रहती है। वो जिंको से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जिंको उसे कहता है कि हम अभी शादी नहीं कर सकते, जब तक मैं डायबॉलिक को नहीं पकड़ लेता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जिंको से कहती है, अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद मेरी पार्टी है, मैं बहुत कीमती जेवर पहनूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन मेरे साथ पार्टी में रहो ताकि उस नेकलेस को कोई चुरा ना सके। सीन कट होकर हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायबॉलिक ने मास्क बनाने वाली मशीन रखी थी। यहाँ पर बहुत से पुलिस ऑफिसर आए हुए थे। डायबॉलिक वहाँ पर मास्क लगाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुनना शुरू कर देता है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज चेंज कर रहे थे और अब ड्यूटी थी रोलर की। दूसरे पुलिस ऑफिसर के यहाँ से जाते ही डायबॉलिक बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही ऑफिसर की भी नजर डायबॉलिक पे पड़ती है और वो गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन एक भी गोली डायबॉलिक को नहीं लगी, क्योंकि उनके बीच में एक मिरर की दीवार है। गोलियों की आवाज सुनते हुए सभी ऑफिसर्स अलर्ट होकर इस बेसमेंट में आ गए थे और वहां आकर देखते हैं कि रोलर यानी उनका पुलिस ऑफिसर जमीन पर बेहोश पड़ा था और डायबॉलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन चुराकर भाग चुका था। ये खबर जैसे ही जिंको को मिलती है तो जिंको अपने ऑफिसर्स पर सबसे ज्यादा गुस्सा हो रहा था। कैसे डायबॉलिक उनके नाक के नीचे से अपनी मशीन लेके यहाँ से निकल चुका है। अब अगले दिन जिंको को हायर अथॉरिटीज बुलाती है और वो जिंको से पूछते हैं कि अब आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ इनको ईवा की कॉल आती है। ईवा जानती थी कि डायबॉलिक के साथ साथ पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। वो पुलिस से कहती है, डायबॉलिक ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं डायबॉलिक को पकड़ने में आपका साथ दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे भी आप लोगों से कुछ चाहिए। डायबॉलिक को पकड़ने के बाद आप लोग मुझे आजाद कर देंगे, मेरे ऊपर लगे हुए सभी इल्जाम खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही आप लोग मुझे सही सलामत एक दूसरी कंट्री में सेटल भी करेंगे। ये सारी बातें कहने के बाद ईवा कहती है, मैं आप लोगों को फैसला करने का सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ। ये कहते ही वे फोन बंद कर देती है। हायर अथॉरिटीज को ईवा का ये आइडिया पसंद आया। इन्होंने जिंको को इसी आइडिया पे फोन करने के लिए कहा, लेकिन जिंको इस बात में एग्री नहीं था। वो डायबॉलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। कुछ सोचते हुए वे इस ऑफिसर को जवाब देकर अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ अपनी टीम से वेटिंग करते हुए वे एक प्लान करता है कि अब अगले आधे घंटे बाद मुझे ईवा की कॉल आएगी, तो मैं ईवा को बातों में उलझा कर रखूंगा। तुम लोग ईवा की लोकेशन ट्रैक करना और जाकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और इनका बनाया प्लान बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था। जैसे ही ईवा ने इसे कॉल किया, इसने ईवा को बातों में लगा लिया और पीछे से पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच गई। लेकिन ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि एक नॉर्मल फोन बूथ से उसे कॉल कर रही थी। अब जैसे ही ये लोग ईवा को पकड़ने के लिए फोन बूथ में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं, क्योंकि ईवा फोन बूथ के बिल्कुल ठीक नीचे लगी सुरंग से भाग चुकी है। और ऐसे जिंको का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। यहाँ पुलिस स्टेशन में जितना भी पुलिस ने डायबॉलिक का चुराया हुआ माल उठाया था, एक ऑफिसर नोटिस करती है कि उसमें से एक ब्रेसलेट गायब है। वही ब्रेसलेट जिनके अंदर ट्रैकर लगा हुआ था। वो जान गई थी कि जरूर यह ईवा के हाथ में ही होगा और इस चीज की खबर वो फौरन जिंको को दे देती है, जिसका मतलब था कि ये लोग अभी भी ईवा की लोकेशन को ट्रैक करके उसे पकड़ सकते थे। इनका शक बिल्कुल ठीक था। ईवा ने वो ब्रेसलेट पहन रखा था, जिसकी मदद से वे लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। एजेंट रोलर उसके पास पहुंचते ही उसके ऊपर बंदूक तान चुके थे। इससे पहले कि वो ईवा को गोली मार देता, ईवा उसके ऊपर हमला करती है और उसकी बंदूक छीनकर यहाँ से उसी की गाड़ी से भाग जाती है। जब जिंको लोकेशन तक पहुंचा तो तब ईवा वहाँ से जाग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने रोलर को जमीन पे गिरा हुआ पाया। रोलर बहुत खुश था कि उसने डायबॉलिक का चुराया हुआ ब्रेसलेट वापस हासिल कर लिया, लेकिन ये बात नहीं जानता था कि यही ब्रेसलेट तो इसे बार बार ईवा तक ले जा रहा था। उससे यही बेवकूफी उसकी जॉब का खतरा बन जाता है और उसे फील्ड पे जाने से मना कर दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिंको का प्लान फेल होने पर हायर अथॉरिटीज की बात ना मानने की वजह से अथॉरिटीज उस पर बहुत गुस्सा है। वो उसे लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर उसने ईवा के साथ मिलकर काम ना किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिंको के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ईवा के साथ मिलने का फैसला कर लिया। वो अब ईवा के लिए अखबार के जरिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाता है, जिससे पढ़कर ईवा उसे कॉल करती है और शाम में ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। ईवा यहाँ जिंको को बताती है कि डायबॉलिक किसी भी हाल में अपना चोरी का माल वापस हासिल करना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में इस बात को फैला देना चाहिए कि पुलिस डायबॉलिक का चुराया हुआ सारा माल किसी सेफ जगह पर रख चुका है। जरूर उसे लेने के लिए डायबॉलिक आएगा और तब हम डायबॉलिक को पकड़ लेंगे। ईवा प्लान एक्सप्लेन करती है कि वो यह खबर अंडरवर्ल्ड में फैलाने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ एक वैन को निकालेंगे, लेकिन इस वैन में हम असली सोना नहीं रखेंगे। ये वैन सिर्फ डायबॉलिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगी। उसे लगेगा कि उसमें सोना है, इसलिए वे उसे चुराने के लिए जरूर आएगा। इस वैन को हम एक सुरंग के जरिए गुजारेंगे
और जैसे ही डायबॉलिक सुरंग तक पहुंचेगा हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। दूसरी तरफ असली सोने को हम एक खटारा सी वैन में किसी दूसरी जगह भेज देंगे। जिंको को ये आइडिया बहुत पसंद आया था और ये लोग इस आइडिया के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसने अब अपने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से अंडरवर्ल्ड पे ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाली है। जिसके बाद जिंको अपने फियांसे के पास गया और उसने अपने फियांसे से कहा, मुझे माफ करना लेकिन मैं पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। बात रही नेकलेस की, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेज देगा। और फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन डायबॉलिक जिंको के हाथ लग जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी फियांसे खुद को तैयार कराने के लिए शहर के एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट अपने घर बुलाई। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस ऑफिसर्स को उनका प्लान समझाया जा रहा था। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सभी मिशन पे जाए तो असली माल वाली वैन कौन चलाएगा, जिसके जवाब में ऑफिसर रोलर कहते हैं, ये काम मेरा है, मैं करूंगा। मैं पहली गलतियों का भी पछतावा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये काम बहुत जिम्मेदारी से करूंगा। जिसके बाद लूट का सारा माल एक छोटी सी वैन में डाल दिया गया। ऑर्डर मिलते ही अब ये लोग नकली ट्रक को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाल देते हैं, जबकि दूसरी रोलर माल से भरा हुआ ट्रक दूसरे रास्ते पर लेकर निकल जाता है। प्लान के मुताबिक जब सभी गाड़ियां टनल के अंदर से गुजर रही थी तब अचानक टनल का दरवाजा बंद हो गया। अचानक साइड से एक आदमी निकला। सबको लगा कि यह डायबॉलिक है। सबने धड़ाधड़ उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन ये तो सिर्फ एक मोम का पुतला था। सीन कट होकर हम क्वीन को देखते हैं जिसका नेकलेस भी चोरी हो चुका था। दूसरी तरफ रोलर भी उस माल वाली गाड़ी को हाईवे से उतारकर जंगल के रास्ते पे ले जाता है, जहाँ कुछ ही दूर जाने पे उसे एक लड़की मिलती है। ये दोनों मास्क उतारते हैं और सबसे बड़ी हकीकत हमें यहाँ रिवील होती है कि वो लड़की, वो मेकअप आर्टिस्ट जो यहाँ रोलर को मिली है, वो कोई और नहीं बल्कि ईवा है, जिसने क्वीन का नेकलेस चुरा लिया है। और ऑफिसर रोलर भी असल में पुलिस नहीं बल्कि डायबॉलिक ही है। सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा डायबॉलिक का बनाया हुआ प्लान था। उसने उस दिन जानबूझ के ईवा को पीछे छोड़ा था ताकि पुलिस को लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया और वो ईवा की बातें पर यकीन कर ले। और उस दिन जिस दिन डायबॉलिक अपनी मास्क मशीन चुराने के लिए बेसमेंट में गया था, उस दिन उसने ऑफिसर रोलर को सच में मार डाला था। जिसके बाद उसने ऑफिसर रोलर का मास्क बनाया और खुद पहन लिया। और इतने दिन वो चोर और पुलिस के गेम के बीच में घूमता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। डायबॉलिक ने अब अपना लूटा हुआ सारा माल दोबारा हासिल कर लिया था। और ये जानकर जिंको को सबसे ज्यादा सदमा हुआ था। उसके हाथ डायबॉलिक लगा और ना ही उसके हाथ आया सारा माल, साथ ही साथ उसने अपने फियांसे का बेसकीमती नेकलेस भी गवा दिया। यहाँ डायबॉलिक और ईवा अपनी चुराई हुई सारी दौलत लेकर एक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्होंने एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला किया था। और इन दोनों को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें।